गुरुजी ने कहा, कांटे से ही कांटा निकलता है, इसलिए ये ध्यान में रखना कि जो बात तुम्हारे हिस्से में आई है वही बात तुम्हें एक बार फिर से करनी पड़ेगी। मैं सोचने लगा, गुरुजी जो कह रहे हैं क्या उसे सच में मानना चाहिए? क्योंकि कई बार ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई गलत काम किया जाए तो उसकी सजा दोगुनी भुगतनी पड़ती है। मैं शांति से गुरुजी द्वारा बताए गए तरीके से उस बात पर विचार कर रहा था, लेकिन जो दुख मेरे हिस्से में आया था वो दुख मेरे सामने उतनी ही तीव्रता से आ रहा था। जो कष्ट मैंने सहा था वो कष्ट मुझे सहन नहीं हो रहा था, और उस कष्ट के कारण ही गुरुजी द्वारा बताई गई हर बात लगभग सच लग रही थी, और उस बात को पूरा करने के दृष्टिकोण से मेरा मन विचार कर रहा था। मैंने नीलेश से कभी इस प्रकार की अपेक्षा नहीं की थी, लेकिन उससे ये घटना घटित हो गई है। जब गुरुजी ने मुझे ये बताया तो उसके प्रति मेरा गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। गुरुजी मुझसे बात करने लगे और कहने लगे, देखो, एक बात ध्यान में रखना, तुम चाहे कितने भी अच्छे व्यवहार करो, लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे अच्छेपन का फायदा उठा रहा हो तो उस समय अपने मन के अच्छेपन की भावना को दूर रखना चाहिए, क्योंकि हम संत व्यक्ति नहीं हैं, हम इंसान हैं, और जब सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ उस तरीके से व्यवहार करता है तो उसी तरीके से उसे जवाब देना चाहिए। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, नीलेश आपका ही छात्र है, मैं भी आपका ही छात्र हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि नीलेश से ये सब कुछ हुआ है, तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, क्या उसे समझाकर और वो बात तोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता? तब गुरुजी ने कहा, ध्यान में रखना, नीलेश मेरा छात्र है, तुम्हारा मित्र है, उसे मैंने जो सिखाया है उसकी जानकारी है, उसे तुम्हारे प्रति प्रेम की जानकारी है, तुम्हारे प्रति दोस्ती की जानकारी है, फिर भी उसने जो कुछ भी किया, जो कष्ट दिया, उसकी जानकारी होते हुए भी उसने जो भी किया वो कोई गलती नहीं है, बल्कि उसने अपराध किया है, ऐसा मुझे लगता है। आज जो कुछ भी तुम्हारे घर में अजीबोगरीब घटनाओं का नंगा नाच हो रहा है वो सब उसके किए गए कर्मों के कारण हो रहा है, फिर जो कुछ भी है उसे रोकना हमारा कर्तव्य है। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारी माँ ने, तुम्हारी बहन ने घर में इस प्रकार से व्यवहार किया है? मैंने कहा, नहीं, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि मेरी माँ या मेरी बहन इस तरह का विचित्र व्यवहार करेगी। उनका यह व्यवहार और बोलना मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता। गुरुजी ने कहा, देखो कल्याण, जो कुछ मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसे समझना, इसके पीछे एक सच्चाई है। रमल विद्या का उपयोग करके ही हमें ये सब पता चला है। तुम्हारा रमल विद्या पर विश्वास है तो मुझे बताओ, क्या उस व्यक्ति का नाम सामने आने पर उसे छोड़ देना चाहिए? क्या उसे किसी उपाय से रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए? मैंने कहा, गुरुजी, आप तो कहते हैं कि जिसने भी यह कर्म किया हो उसे उसकी दोगुनी सजा मिलती है। अगर उसने इस तरह से व्यवहार किया है तो उसके घर में उसकी माँ और बहन को भी इससे दोगुनी सजा मिलेगी ना? और नीलेश की माँ कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ की तरह ही है। नीलेश की बहन कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन की तरह ही है, तो मुझे वो कर्म दिल से करने का मन नहीं हो रहा। तब गुरुजी ने कहा, जब खुद पर बीतती है तभी समझ में आता है, ये कहावत तुम्हें पता होगी। मैंने कहा, हाँ गुरुजी, मुझे ये बात पता है। फिर सोचो, जब तक उसे खुद के साथ यह बात घटित होती नहीं दिखेगी तब तक वह नहीं रुकेगा, और उसे समझाकर रोकने की कोशिश करने पर भी मुझे नहीं लगता कि वह उसे स्वीकार करेगा। इसलिए मुझे लगता है कि हमें उसे उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। ये सुनकर मेरे मन में भी उसी तरह के विचार आने लगे। जब गुरुजी बोल रहे थे तब मैंने देखा कि उनके लकड़ी के टेबल पर चौकोन पर एक वस्तु रखी हुई है। वो काले रंग की है और उसे कपड़े में सिल दिया गया है। उसका आकार लगभग मुझे चांदनी जैसा लग रहा था। मैंने गुरुजी की ओर देखा और कहा, गुरुजी, यह क्या रखा है? गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ जो उन्होंने किया है। उसे उसके बारे में जानकारी देनी है और यही उसका साधन है। तुम जिस तरह मैं बता रहा हूँ उसी तरह काम करो। मैं उस बात के लिए लगभग तैयार हो गया था। गुरुजी ने मेरी माँ का व्यवहार, मेरी बहन का व्यवहार मेरे सामने जैसे का तैसा दिखा दिया। उन्होंने कहा, अब बताओ, अगर तुम्हारी माँ और बहन इस अजीबोगरीब तरीके से व्यवहार कर रही हैं तो उसे रोकना जरूरी नहीं है। मेरी आंखों के सामने नीलेश का चेहरा आने लगा। मैंने कहा, गुरुजी, कुछ भी करके इसे रोकना ही चाहिए। अब इससे कोई बचाव नहीं है। मेरी पूरी बात समाप्त होने के बाद उन्होंने मुझे एक वस्तु दी और कहा,
यह वस्तु ले लो और जिस जगह मैं बता रहा हूं वहां जाकर इसे ठोक दो। मैंने उस वस्तु को हाथ में लिया। उस समय उन्होंने एक छोटा सा चौकोन पानपुड़ा दिया जिसमें एक कील लगी हुई थी जिसे कुछ अजीब बालों से लपेटा गया था। मैंने कहा, गुरुजी, ये तो कील है। गुरुजी ने कहा, हाँ, ये कील है और इन बालों का संबंध नीलेश से है। नीलेश ने जो कार्य किया है उसके जवाब में ये कार्य तुम्हें करना है और केवल तुम ही इसे कर सकते हो। मैंने पूछा, इसे कहाँ ठोकना है? तब गुरुजी ने कहा, नीलेश जिस घर में रहता है उसके दरवाजे की चौखट में इसे ठोक देना है। मैंने गुरुजी से कहा, ठीक है गुरुजी, मैं वही करूंगा जो आप कह रहे हैं, लेकिन इससे उसे कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा उसकी माँ और बहन को तकलीफ होगी। क्या इससे हम कुछ हासिल करेंगे? तब गुरुजी ने कहा, ध्यान रखो, जब तक उसे यह एहसास नहीं होगा कि उसकी खुद की परिवार के लोग किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, वो शांत नहीं बैठेगा। तब मैंने गुरुजी से कहा, अब मैं रात को जाकर उसके दरवाजे पर वो कील ठोक दूंगा। गुरुजी द्वारा दिए गए सभी सामान को मैंने अपने साथ लिया। वह पानपुड़ा लाल कपड़े में लपेटकर सीधे उसके घर के बाहर बगीचे में पहुंच गया। मैं मौके का इंतजार कर रहा था। नीलेश के घर में उसकी माँ, बहन और पत्नी किसी कार्यक्रम की तैयारी में खुशी से मशगूल थे। काफी समय बाद वे सोने की तैयारी करने लगे। नीलेश छत पर बैठा था, कुछ बड़बड़ाते हुए इधर उधर टहल रहा था। मैं धीरे धीरे उसके घर के करीब गया और दरवाजे पर कील ठोक दी। लेकिन एक गलती हो गई। कील ठोकते समय हथौड़ी से मेरा अंगुली घायल हो गई और कील पर मेरे खून के धब्बे लग गए। गुरुजी की बात सच निकली। जैसे ही मैंने कील ठोकी, घर के अंदर महिलाओं की चीखें सुनाई देने लगीं। जैसे मेरे घर में हुआ था वैसा ही कुछ नीलेश के घर में हो रहा था। मुझे समझ में आ गया कि काम सही तरीके से हुआ है। नीलेश छत से भागता हुआ नीचे आया और मैं बगीचे में छुप गया। फिर मैं घर की ओर जाने के लिए चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद मैंने सोचा कि गुरुजी को ये सारी घटना बतानी चाहिए। मैंने अपनी खून से सनी अंगुली को रुमाल से बांध लिया और घर पहुंचकर हल्दी के लेप में डुबो दिया। लेकिन जब मैंने आईने में खुद को देखा तो मेरा चेहरा काला पड़ता दिखाई दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्यों हो रहा है। मैं अंदर से परेशान होने लगा था और गुरुजी के पास जाकर उन्हें बताने का मन हुआ। जब मैंने घर में देखा तो मेरी माँ और बहन दोनों ठीक हो गई थीं। वे मुझसे सामान्य तरीके से बात कर रही थीं। मेरी माँ ने मुझसे कहा, तेरे चेहरे पर ये काले धब्बे कैसे हैं? तब मुझे अपने चेहरे पर और कपड़ों पर काले धब्बे नजर आने लगे। मैं डर गया और सोचने लगा कि शायद मैंने कुछ गलत किया है। गुरुजी द्वारा बताई गई विधि शायद मुझसे गलत हो गई है। मैंने जो जादू तंत्र की थी वो पूरी तरह से मुझ पर ही उलट गई क्या? इस विचार से मेरा मन घबरा गया। लेकिन फिर मैंने याद किया कि नीलेश के घर में मैंने जो देखा था वो सब मेरे सामने ताज़ा हो गया। मेरी माँ और बहन ने मुझसे कहा, बेटा, क्या तू किसी गलत काम में फंस गया है? तेरे चेहरे और कपड़ों पर ये जादू तंत्र के निशान हैं। किसी ने जरूर कुछ किया है। मैंने कहा, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन माँ ने कहा, ये जरूर कुछ गलत हो रहा है बेटा। तभी मैंने खिड़की के बाहर देखा तो एक सफेद कपड़े में लिपटी और खुले बालों वाली महिला मेरे घर के आसपास घूम रही थी। उसे देखकर मैं बुरी तरह डर गया। आधी रात हो चुकी थी। मैंने माँ और बहन को सोने के लिए कहा और गुरुजी के घर की ओर जाने के लिए निकल पड़ा। मुझे पता था कि गुरुजी इसका कोई न कोई हल जरूर निकालेंगे। तभी मैंने देखा कि उस महिला ने घर के बाहर एक नारियल रखा और उस पर कपूर जलाकर वो गुरुजी के घर की ओर बढ़ने लगी। मैं गुरुजी के घर के पीछे जाकर छिप गया, लेकिन कंपाउंड में प्रवेश नहीं किया। करीब 45 साल के मेरे गुरुजी आधी रात में कमर पर पंचा लपेटे हुए, हाथ में काले रंग की माला लेकर कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। मैं खिड़की से सब देख रहा था। वो सफेद साड़ी पहने महिला सीधे गुरुजी के घर के अंदर चली गई। उसने गुरुजी के सामने एक बादामी रंग का कपड़ा खोला और उसमें से एक काला गोला निकालकर उसमें सिले हुए तंतु को गुरुजी को दिखाया। गुरुजी ने उसके दोनों हाथों के बीच अपना अंगूठा दबाकर उसे शांत बैठने के लिए कहा और वो चुपचाप नीचे बैठ गई। मेरे शरीर पर काले धब्बे स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे थे। मैं सोचने लगा कि शायद मेरे खून का उस कील पर लगने की वजह से ये सब हो रहा है। मुझे ये भी अच्छी तरह से समझ में आ गया कि मेरी माँ और बहन, जो पहले परेशान थी,
अब इस सब से बाहर आ चुकी हैं। मैं गुरुजी के दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे आ रहा है। जब मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि नीलेश मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया था। नीलेश ने मेरी ओर देखते हुए कहा, तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? मैंने उससे कुछ नहीं कहा। नीलेश ने फिर पूछा, गुरुजी सो रहे होंगे, तू यहाँ क्यों आया है? मैंने फिर भी उसे कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार नीलेश ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उसने मेरे पूरे चेहरे पर उभरे हुए काले धब्बे देखे और कहा, कल्याण, तुझ पर किसी ने जादू तंत्र की है। मैंने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, शांत बैठ। तब नीलेश बोला, सच में मेरे घर में भी मेरी माँ और बहन को अजीब तरह से तकलीफ हो रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तेरे घर में तेरी माँ और बहन को होती थी। तब मैंने कहा, चुप रह, मुझे पता है ये सब किसने किया है। नीलेश ने कहा, तुझे पता है और फिर भी तू चुप बैठा है? तब मैंने कहा, अरे मैं चुप कहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ गुरुजी से मिलने आया हूँ। नीलेश ने मेरी ओर देखते हुए कहा, जिसने भी ये सब किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। मुझे समझ नहीं आया कि नीलेश ऐसा क्यों बोल रहा है। वो मुझसे अच्छे से बात कर रहा था। नीलेश मेरा अच्छा दोस्त था। मुझे पता था कि गुरुजी ने कहा था कि नीलेश ने ही मेरी माँ और बहन पर जादू तंत्र की थी। लेकिन आज जब मैंने उसके घर की दहलीज पर कील ठोक दी तो उसे समझ में क्यों नहीं आया? कुछ तो अलग हो रहा है। हम दरवाजे पर खड़े थे। मैं दरवाजा खटखटाने ही वाला था कि नीलेश ने कहा, रुको, थोड़ा इंतजार करो, जल्दी मत करो। मैंने नीलेश से कहा, जल्दी नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस बात को लेकर बहुत देर हो चुकी है। मेरे मन में नीलेश के प्रति गुस्सा था। नीलेश ने मुझसे पूछा, तू मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहा है? तब मैंने कहा, सारा कुछ करके अब अलग होने की कोशिश कर रहा है तू? नीलेश ने पूछा, सारा कुछ करके मतलब तेरा क्या मतलब है? तब मैंने कहा, मेरे घर में मेरी माँ और बहन को जो तकलीफ हो रही है वो सिर्फ तेरी वजह से हो रही है, तूने ही सब किया है। नीलेश ने कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी माँ और बहन को भी एक अजीब तरह की तकलीफ हो रही है और ये सब अभी 15 मिनट पहले शुरू हुआ है, इसलिए मैं गुरुजी से मिलने आया हूँ। गुरुजी ही कोई समाधान बता सकते हैं और तेरे शरीर पर भी ये धब्बे उभर आए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ हमें गुरुजी से मिलना चाहिए और जो हो रहा है उसके बारे में उनसे बात करनी चाहिए। तब मैंने कहा, तू जा और तू मिल, मैं बाद में मिलने आता हूँ। मैंने उस जगह से वापसी की। मैं अपने घर की ओर चल पड़ा, लेकिन फिर मेरे मन में विचार आया कि मुझे कम से कम ये देखना चाहिए कि गुरुजी और नीलेश के बीच क्या बातचीत हो रही है, इसलिए मैं खिड़की के पास जाकर बैठ गया। जब मैं खिड़की के पास जाकर बैठा तो नीलेश दरवाजे पर दस्तक देने लगा। गुरुजी, गुरुजी, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। अचानक जब गुरुजी ने नीलेश को देखा तो वे डर गए। उन्होंने खिड़की के अंदर उनके सामने बैठी उस सफेद साड़ी वाली औरत को भीतर वाले कमरे में भेज दिया और खुद दरवाजा खोलने के लिए गए। दरवाजा खोलने के बाद उन्होंने कहा, नीलेश, तू यहाँ क्या कर रहा है? तब नीलेश ने कहा, मेरे घर में मेरी माँ और बहन अजीब तरीके से व्यवहार कर रही हैं। वे बहुत डरी हुई हैं और अजीब हंसी के साथ चिल्ला रही हैं। मेरी माँ भी ऐसा ही कर रही है। तब गुरुजी ने कहा, रुक रुक, मुझे पता है कि ये किसने किया है, इसलिए तो घबराना मत। मैं तुझे एक वस्तु दूंगा, उसे ले जा और मैं जैसा कहता हूँ वैसे ही कर। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी मुझसे भी नीलेश के बारे में वही कह रहे हैं और नीलेश से भी मेरे बारे में वही कह रहे हैं। मैंने जो जादू तंत्र नीलेश के घर वालों पर की थी वो बहुत प्रभावशाली थी। अब गुरुजी नीलेश को भी इससे बचने का उपाय बता रहे हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। मेरे दिमाग में विचार चलने लगे कि शायद मेरे शरीर पर दिखने वाले निशान मेरे खून के कारण ही होंगे। मैं चुपचाप वहीं बैठा रहा। धीरे धीरे मेरे शरीर पर काले निशान बढ़ने लगे। मेरा पूरा शरीर काला पड़ गया और मेरी आंखें जैसे फैलने लगीं। मैंने गुरुजी के कमरे में झांककर देखा तो एक बेहद सुंदर औरत अधनंगी अवस्था में गुरुजी के बिस्तर पर लेटी हुई थी। उस औरत को देखकर और गुरुजी के घर में लगे फोटो को देखकर मुझे एहसास हुआ कि अरे, ये तो गुरुजी की पत्नी है। मैं सोचने लगा कि गुरुजी की पत्नी मेरे घर के बाहर आकर नारियल कैसे जला सकती है? वो मेरे घर के आसपास चक्कर क्यों लगा रही है?
मैं सोचता रहा, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। कुछ तो गड़बड़ हो रही थी, इसका मुझे एहसास हो रहा था। जब मैंने उस औरत की ओर देखा तो मुझे एहसास हुआ कि उसके पैर उल्टे थे। तभी मेरे दिमाग में जैसे बिजली कौंध गई। मैंने कहा, अरे बाप रे, ये तो एक भूतिया है। उसके पैर उल्टे हैं। गुरुजी एक भूतिया को बुला रहे थे। मुझे एहसास होने लगा कि जरूर कुछ अलग हो रहा है। उस समय नीलेश गुरुजी द्वारा दी गई वस्तु लेकर मेरे घर की ओर जाता हुआ दिखा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि नीलेश मेरे घर की ओर क्यों जा रहा है। पहले गुरुजी ने मुझे उसके घर भेजा था और अब वो मेरे घर की ओर जा रहा है। मेरा शक और बढ़ने लगा। मैं कुछ क्षण वहीं रुका रहा। जब मैं अपने दोस्त को मेरे घर के पास जाता हुआ देख रहा था तो उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। मैंने उससे कहा, अरे नीलेश, गुरुजी ने तुझे क्या दिया है? तब नीलेश ने कहा, चुप रह बेवकूफ इंसान। तू मेरे घर की दहलीज में आकर कील ठोकता है, मुझ पर करनी करता है, मुझ पर जादू तंत्र करता है, और अब जब मैं इसका उपाय कर रहा हूं तो तू मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। तब मैंने उससे कहा, अरे नहीं, मुझे गुरुजी ने कहा था कि तूने मेरी माँ और बहन पर जादू तंत्र की है। तेरे कारण ही मेरी माँ और बहन पागलों की तरह हंस रही हैं, इसलिए उन्हें तकलीफ हो रही है। अब मेरी माँ और बहन ठीक है। तब नीलेश बोला, मेरे घर में मेरी माँ और बहन को परेशानी होने लगी है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे उस ठोके हुए कील के कारण मेरे घर में लोगों को कितनी परेशानी हो रही है? तब मैंने कहा, अरे, गुरुजी ने मुझे बताया था। तब नीलेश सोचने लगा, गुरुजी मुझे भी उपाय बताते हैं और तुम्हें भी। असल में हो क्या रहा है? मैंने कहा, मुझे लग रहा है कि मैंने जो टोना किया था वो मुझ पर ही उल्टा पड़ गया। तब नीलेश ने पूछा, तुमने आखिर क्या किया था? मैंने उसे बताया कि मैंने तुम्हारे बाल वाला कील उस जगह पर ठोक दिया था। तब नीलेश ने पूछा, मेरे बाल वाला कील तुमने कहाँ ठोका? तब मैंने उसे बताया कि मैंने वो कील तुम्हारे घर की चौखट में ठोक दिया था, लेकिन उसे ठोकते समय मेरी उंगली पर चोट लग गई और कील पर मेरा खून लग गया। शायद इसलिए ही मुझ पर ये टोटके के निशान उभर आए होंगे। नीलेश ने कहा, गुरुजी ने मुझे बताया था कि तुम्हारे कारण ही मेरे घर में ये सब हो रहा है, लेकिन मैंने तुम्हारे घर में कोई जादू टोना नहीं किया है। तब मैंने पूछा, तुम्हें क्या मिला है? गुरुजी ने मुझे एक कपड़ा दिया है जिसमें एक कील है और उस पर किसी का खून लगा हुआ है, और उस कपड़े में एक काला गोप बंधा हुआ है। मैंने कहा, अरे, ये कील गुरुजी के घर में उस भूतनी औरत ने उनके हाथ में दिया था। वो कपड़ा भी उसने ही दिया था। नीलेश ने मुझसे कहा, क्या बकवास कर रहे हो? गुरुजी के घर में भूतनी औरत? तब मैंने कहा, अरे, उनकी पत्नी की मृत्यु हुए करीब 12 साल हो चुके हैं। आज 12 साल बाद उनकी पत्नी मुझे वहां दिखाई दी। उसी समय नीलेश की पत्नी सड़क पर से गुरुजी के घर की तरफ जाती हुई दिखाई दी। वो पूरी तरह नग्न थी। मैंने नीलेश से कहा, नीलेश, ध्यान से देखो। तब नीलेश ने मुझसे कहा, कल्याण, जो तुम कह रहे हो वो बहुत अजीब है। मैं तुम्हारे घर की चौखट पर यह कपड़ा ठोकने आया था। नहीं नहीं, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। वो कपड़ा लेकर हम दोनों गुरुजी के घर की ओर लौट पड़े। नीलेश ने मुझसे कहा, कुछ गलत हो रहा है। मुझे भी यह गलत लग रहा है। जरूर कुछ अलग हो रहा है। हम दोनों खिड़की के पीछे जाकर खड़े हो गए। तब नीलेश की पत्नी नग्न अवस्था में गुरुजी के घर के अंदर पहुंच गई। नीलेश मुझसे कहने लगा, गुरुजी ने कुछ गलत किया है। उसी समय गुरुजी ने अपनी पत्नी को बाहर बुलाया। उसके पांव देखकर नीलेश बुरी तरह से डर गया। वो भूतनी थी। गुरुजी ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और अपनी पत्नी, जो कि एक भूतनी थी, को नीलेश की पत्नी के सामने खड़ा कर दिया। एक पल में नीलेश की पत्नी के शरीर में उस भयानक औरत का प्रवेश हो गया। मैं और नीलेश दोनों बुरी तरह से हिल गए। गुरुजी उसे अपने बेडरूम में ले गए और उसके साथ शारीरिक सुख पाने की शुरुआत कर दी। मैंने नीलेश को शांत रहने के लिए कहा, कुछ मत करो। इस कपड़े को गुरुजी की चौखट पर मैं खुद ठोकता हूं। हम दोनों ने मिलकर वही कपड़ा गुरुजी की चौखट पर ठोक दिया। हमने कपड़ा ठोकते ही उस कमरे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। हम फटाफट खिड़की के पास पहुंच गए। तब नीलेश की पत्नी नीचे गिर पड़ी और गुरुजी की छाती पर बैठकर उनकी मृत पत्नी का आत्मा उसका गला घोंट रही थी। आखिर यह क्या हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। गुरुजी चिल्ला रहे थे, छोड़ मुझे, छोड़, नालायक,
तुमने मेरे ही चौखट पर टोना कर दिया, मेरे ही चौखट पर टोना कर दिया। छोड़, मैं तुम्हारा पति हूँ, छोड़। लेकिन उस औरत ने गुरुजी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। उसने इतनी जोर से उनका गला दबाया कि गुरुजी की तड़प तड़प कर मौत हो गई। मैं और नीलेश दोनों कमरे के अंदर चले गए। नीलेश ने अपनी पत्नी के शरीर पर बेडशीट डाली और उसे वहां से लेकर वापस आ गया। गुरुजी का मृत शरीर उनके कमरे में पड़ा था। उनकी भूतनी पत्नी वहां नहीं थी, वो गायब हो चुकी थी। मैं और नीलेश दोनों उसकी पत्नी को लेकर मेरे घर की ओर चल पड़े। रात के 2 बज चुके थे। आखिर क्या हुआ था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने नीलेश से पूछा, मेरी माँ और बहन के साथ तुमने कुछ किया था क्या? तब नीलेश ने कहा, नहीं, मैंने सिर्फ एक काम किया था। तुम्हारी माँ और बहन के इस्तेमाल में आने वाली कंघी को गुरुजी ने मुझसे मांगा था। वो कंघी मैं उन्हें दे आया था। तब मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने मेरे घर की मेरी माँ और बहन के बालों का इस्तेमाल टोने टोटके के लिए किया, और उसके बाद नीलेश की माँ और बहन के बालों का भी। इन चारों औरतों को उन्होंने टोने टोटके के जरिए खुद ही परेशान किया और मेरे और नीलेश के बीच झगड़ा करवा दिया। नीलेश की सुंदर पत्नी को अपने घर बुलाकर, अपनी पत्नी की आत्मा को उसके शरीर में प्रवेश करवाकर उसके साथ शारीरिक सुख पाने का प्रयास किया। शायद मेरी उंगली पर लगे खून की वजह से मुझे वो टोना गुरुजी की चौखट में थोकने का विचार आया, और मैं उनके वशीकरण में नहीं फंस पाया। नीलेश ने मेरी तरफ देखा और कहा, अरे, तुम मुझे अच्छा दोस्त कहते हो, कम से कम मुझसे पूछ तो लेते कि क्या मैंने ऐसा कुछ किया था। तुमने मुझ पर शक किया और उसी से ये सब कुछ हुआ। तब हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और रोने लगे। मेरे द्वारा किया गया टोना सिर्फ मेरी एक गलती की वजह से फेल हो गया और वह हमारी दोनों की जिंदगी में महत्वपूर्ण बन गया। अगली सुबह हम मंदिर में अक्का बाई के पास गए। तब अक्का बोली, बेटा, तुम गलत रास्ते पर जा रहे थे। एक गलती के कारण तुम बच गए, नहीं तो तुम्हारा ही बलिदान हो गया होता, समझे? मुझे समझ नहीं आया कि वह ऐसा क्यों कह रही थी। तब मैंने उससे पूछा, ऐसा क्यों कह रही हो अक्का? तब अक्का ने कहा, सिर्फ तुम्हारे और इस दोस्त के अच्छे कर्मों की वजह से तुम उससे बच गए हो, नहीं तो आज उस गुरुजी की जगह तुम्हारा ही अंत हो गया होता। हमने ये सब सुना और बुरी तरह से हिल गए। हमने अक्का से पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? तब अक्का ने कहा, बेटा, ये देवी का गांव है। यहाँ आए हुए पिशाच भी, यहाँ आए हुए भूत भी मेरी नजरों के सामने आते हैं। घटी हुई हर टोने टोटके की घटना मेरी नजरों के सामने आती है। तुमने जो टोना किया था वो तुमने किया ही नहीं था, उसे गुरुजी ने तुमसे करवाया था। किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करने से पहले ये जरूर देख लेना कि वो गुरु बनने के लायक है या नहीं, और फिर उसकी दीक्षा लेना। मैं और नीलेश दोनों अक्का के पैरों में गिर पड़े और एक भयानक बड़े संकट से बाहर निकल आए। हमारे चैनल भूतिया किस्से हिंदी हॉरर स्टोरीज को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं और अगली कहानी का इंतजार कीजिए।